जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय अदर क्लास। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। अभी तक हमने भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपने लेक्चर में भारत संविधान के आगे कैसे हुआ, क्या क्या नियम कानून संविधान बना और कौन कौन से अनुच्छेद हुए, प्रस्तावना भाग के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के बारे में अगर बात की जाए तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को किसने पेश किया था? प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगर प्रस्तावना जो ली गई थी तो कहाँ से ली गई थी? प्रस्तावना ली गई थी यूएसए से। ठीक। अब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी संविधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, उन टर्मों को हम अध्ययन करते हैं पहले, नहीं तो फिर प्रस्तावना रटी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। समझने के लिए कुछ टर्मों को जानना होगा। कौन कौन से टर्म? तो पहला टर्म है प्रस्तावना में जो बंधुत्व। बंधुत्व देश की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। बंधुत्व मतलब हर व्यक्ति का आचरण यह निर्धारित करता है कि कैसा बंधुत्व है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोग पाए जाते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब बंध कर इकट्ठा होकर किसी भी चीज में मेहनत करते हैं। जैसे कि भारत में कई तरीके से युद्ध हुए, जैसे पाकिस्तान से कई युद्ध हुए, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम लोग पाए हैं, और जबकि इंडिया में मुस्लिम और हिंदू सब हैं, लेकिन सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भारत की ओर से लड़े हैं और पाकिस्तान से जीते हैं। जबकि मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम सैनिकों ने कभी ये नहीं सोचा कि यार वो हमारे भाई बंधु लगे, ऐसा लगे, नहीं। देश का बंधुत्व, इसीलिए देश की एकता, बंधुत्व से मतलब देश की एकता और अखंडता निर्धारित होती है। देश की एकता की बात की जाए तो अभी मैं बता दिया। अखंडता, अगर भारत में जो मुस्लिम सैनिक हैं वो सोच लें कि वो मुस्लिम को युद्ध नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेंगे, तो ये अखंडता हो जाएगी, अपने देश में बंटवारा होने लगता है। जो आज नेता लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब हम एक हैं, हम सब भारतीय हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए, जिससे भारत में अखंडता ना हो, सारी चीजें ना हो। और अधिनियम की तिथि जहां से संविधान लागू होना शुरू हुआ था वो 26 जनवरी 1949 से संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। यहाँ से कुछ आर्टिकल लागू भी कर दिए गए थे। ठीक। अब प्रस्तावना में संशोधन के बारे में बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो जाए, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लास्ट प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया था कि संविधान का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संशोधन नहीं किया जा सकता, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना, प्रस्तावना ऐसा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, एनटीपीसी में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। संशोधन की अगर बात करें तो संविधान के मतलब 20वें भाग में और 368 अनुच्छेद में संशोधन की बात कही गई है। अब बात करते हैं बेरोगरी जो केस हुआ था उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बेरोगरी केस 1960 में हुआ था। इसमें से निर्धारित हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सीजीआई थे उस समय गजेंद्र गढ़कर थे। प्रस्तावना में संशोधन के बारे में बात रखी गई थी, जिससे सीजीआई ने निर्णय दिया था कि संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है।
प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान निर्माण कर रहे हैं उनके मस्तिष्क की कुंजी है। मतलब संविधान निर्माण करने वाले लोग प्रस्तावना की बात को, हर एक बात को, जो एकता, अखंडता है, बंधुत्व है, हर बात को ध्यान में रख कर संविधान का निर्माण करते हैं, ताकि भारत में हर एक चीज क्षेत्र में हर एक लोग को, प्रति व्यक्ति को सही निर्णय दिया जा सके, सही न्याय मिले, सही जीवन व्यतीत करे, उसके साथ अन्याय अनर्थ ना हो। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही वाले हैं इससे। केशवानंद भारतीवाद 1973 में वर्सेस केरल जो हुआ था केस, उसकी बात ये रखा गया था, प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि संविधान में खुद कहा गया है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन इसमें संशोधन नहीं होता। संशोधन इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही पूरा संविधान का निर्माण किया गया है। संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो बेरूगरी वाला केस था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 13 वर्षों बाद जो केशवानंद भारतीवाद आया उसमें यह कहा गया कि संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा में बदलाव नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा का मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन सारे शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन मूल ढांचा जो था वो उसको कोई भी मतलब बदला नहीं गया था। ये शब्द क्या हुए थे? ऐड हुए थे, जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है अभी तक। अभी तक पूछ लिया जाए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, एक बार में नहीं, धीरे धीरे लागू होगा। कोई भी बात अगर किसी को दंड देना है, कुछ भी करना है, तो वह एक बार में लागू नहीं होगा, वह धीरे धीरे लागू होगा। आगे चलते हैं। आगे की बात, संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान के स्वरूप के बारे में बात की जाए तो संविधान के जो स्वरूप हैं उसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। कितने तरह की न्याय की बात कही गई? 3 तरह की न्याय की बात। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय के आदर्श, रूसी क्रांति। जो न्याय का आदर्श शब्द, ये 3 तरह के न्याय जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक। सामाजिक सामाजिक की बात करें, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो अगर किसी भी धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी है, लेकिन उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। जाति, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, कुछ भी, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लिंग, स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, कुछ भी है, उस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रंग, काला, गोरा, मीडियम, कुछ भी उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी का है, जम्मू का है, पश्चिम बंगाल का है, किसी भी स्थान पर रहने वाला है, वह भारतीय है तो उसी को किसी भी तरह से सताया नहीं जाएगा। सब चीजों में बराबर अधिकार दिए जाएंगे। जहां पर जिस क्षेत्र में आरक्षण की बात कही गई है वहां पे आरक्षण दिया जाएगा। अब आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सिर्फ मीडियम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ बात किताबों में ही लिखी है, लेकिन भेदभाव होता है, लेकिन काफी हद तक नहीं भी होता है। 100% हर एक चीज नहीं होती। अगर राजनैतिक बात की जाए तो सभी वर्गों में समान राजनैतिक अधिकार हैं, चाहे वो जिस तरह का व्यक्ति हो, चाहे जैसा हो। अगर वह नियम फॉलो करता है तो वह चुनाव लड़ सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक। राजनैतिक न्याय, सभी तरह के न्याय उसे प्रदान किए जाएंगे। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है,
पैदल कहीं भी जा सकता है, मतलब वह विद्रोह ना करे, सही चीज करे, अपना शांति पूर्वक कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्रता की बात करें तो 4-5 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमारे संविधान में बोली गई है विचार करने की। कोई भी इंसान बैठकर कुछ भी अपने मन में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। वो चाहे तो अपने भविष्य की चिंता करे, चाहे तो वो दूसरे के भविष्य की चिंता करे, चाहे तो वो पढ़ने की चिंता करे, चाहे वो पैसा कमाने के लिए चिंतन करे। आंतरिक मन से वो कुछ भी कर सकता है। अभिव्यक्ति विचारों को जो प्रकट करे, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। अभिव्यक्ति बोलना, किसी भी व्यक्ति को बोलना, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके भाषण दे सकता है, लिखकर पत्र दे सकता है, संकेतों के द्वारा अभिव्यक्ति कर सकता है। अगर वह बोलना नहीं चाहता तो वह संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। वह बोल सकता है, लिख सक कर अपने विचार प्रकट कर सकता है। ठीक। विश्वास, विश्वास चाहे तो वह करे या ना करे। ठीक। किसी भी विचारधारा को वह माने या ना माने, चाहे वह बौद्ध धर्म में अप्लाई हो जाए, चाहे वह हिंदू धर्म में हो जाए, चाहे हिंदू से मुस्लिम हो जाए, वह चाहे जो भी करे, धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो जिसमें अपना सकता है। वह विज्ञान को माने या ना माने, विश्वास करे या ना करे, कुछ भी हो सकता है। अगर उपासना की बात की जाए तो वह धर्म को व्यवहार में लाना उपासना कहलाता है। धर्म को जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि मनाई जाती है, सावन पर्व, रक्षाबंधन सब मनाया जाता है, उसे व्यवहार में लाया जाता है तो उसे उपासना कहते हैं। समता समानता, समता की अगर बात की जाए तो इसमें समता और समानता, समानता का मतलब इक्वालिटी, सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। असमता में जो कमजोर है उसे थोड़ा ज्यादा अवसर मिलना चाहिए, और जो कमजोर नहीं है उसे कम अवसर मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समता और समानता में अंतर समझाता हूँ। देखिए, जैसे यह क्रिकेट स्टेडियम है और ये घर की दीवार, ये यहाँ पे ये बॉक्स रखे हुए, ये यहाँ पे एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है, ये एक और बॉक्स रखा हुआ है, ये बालक यहाँ पे खड़ा हो गया। अब ये यहाँ से नहीं देख सकता है क्रिकेट मैच को, ठीक, स्टेडियम में, लेकिन ये बड़ा के आदमी है तो ये भी क्रिकेट मैच यहाँ से देख सकता है। तो इसे ये जो अधिक सुविधा दी गई, दो बॉक्स, ये समता के अंतर्गत लाया गया। असमानता ये है कि दोनों मैच देख सकते हैं, ये समानता है। और जो अधिक सुविधा दी गई, आरक्षण दिए गए, वो समता दी गई। ठीक। 5 फीट, 4 फीट और 6 फीट के आदमी हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा बॉक्स दिया गया और सबको बराबर लाया गया, समान परिस्थितियों पर समान व्यवहार। ठीक। ये समता हो गई। ठीक। सबको एक बराबर ले आया गया, सबको एक हिसाब से ले आया गया, ये समता हो गई। आर्टिकल 15 में अगर बात की जाए, कोई भेदभाव, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आर्टिकल 16 की बात की जाए, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो चाहे जिस धर्म, लिंग, जाति, वर्ग का हो। ये आर्टिकल आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो इसलिए बता रहे हैं बीच बीच में। अब पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? जैसे राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष उसे कहते हैं। जैसे यूपी है, यूपी का कोई धर्म नहीं है, लोगों का समुदाय है, चाहे जो लोग समुदाय चाहे जिस वर्ग को माने, लेकिन कोई राज्य नहीं मान सकता। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार की बात की गई है, चाहे वो जिस वर्ग के लोग हों, सबको समान अधिकार होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस धर्म के हों, सबको समान अधिकारों की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष में बताया गया है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार की बात कही गई है। समाजवाद के लक्षण, समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद जन्म से लेकर कब तक सुरक्षा समाजवाद कहलाता है। मतलब जैसे ही जन्म लेता है वह
अपने परिवार, घर, समाज के लोगों से बोलना सीखता, चलना, उठना, बैठना, व्यवहार, आदर, सत्कार, हर एक तरह की चीजों को सीखता है, वह समाजवाद कहलाता है। आय की समानता कम, आय किसी का, कोई धनी है, कोई गरीब है, मीडियम क्लास का है, इसमें असमानता होती है, लेकिन समाजवाद में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मजदूर, वंचित वर्गों का कल्याण किया जाता है समाजवाद में। जो गरीब है, किसी तरीके से वंचित है, उनका कल्याण किया जाना चाहिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसे कहते हैं? जहां लोगों का द्वारा चुनी गई सरकार हो और सरकार लोगों के लिए काम करे, लोगों पर अत्याचार न करे, लोग जो चाहें वही हो। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचन होता है नियत समय के लिए, जैसे भारत में 5 साल में निर्वाचन होता है। लिंकन, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में कहा था, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, मतलब जनता चुनाव लड़ेगी कुछ लोग, फिर जनता उसे वोट करके चुनेगी और वो जनता के स्वार्थ के लिए, जनता के कल्याण के लिए शासन किया जाएगा। अब लोकतंत्र दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का सीधे नियंत्रण, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन बहुत कम लोगों में होता है। ठीक, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अपने भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जबकि अन्य देशों में अगर बात की जाए तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो छोटे छोटे जैसे देश होते हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें विधायक चुना जाता है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, फिर इनके द्वारा शासन किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जो होता है वह भारत में लागू है, जिसमें पीएम मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में 15% से कम लोग होने चाहिए। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, जो कार्यपालिका कार्य करते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा दोहरी कार्यपालिका कहलाती है। अन्य कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वो विधि के अनुसार ही सभी काम करेंगे, अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। अध्यक्षात्मक होता है, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। अब भारत में लोकतंत्र है, गणराज्य है। अब प्रमुख राष्ट्र निर्वाचन के द्वारा होता है, फिक्स टाइम में होता है। लेकिन जो ब्रिटेन में है लोकतंत्र है, वो गणराज्य नहीं है। यहाँ पर सम्राट होता है, वंशागत होता है। जैसे राजा का बेटा राजा होता है, वो ब्रिटेन में नियम लागू है। अब भारत में लोकतंत्र होता है। ठीक, तो आगे तक, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक इसे पढ़ें, रिवीजन करें, आगे